वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं वो है हमारी पॉलिटी। मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है। जितने भी मैंने आपके लिए स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर के टॉपिक बताए थे वो मैंने करा दिए हैं। एक आध कोई टॉपिक और छूटता है या कोई नया टॉपिक बनता है तो मैं उसके ऊपर आपके लिए सेशन लेकर आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ तक मैंने बताया था आपके लिए मैंने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के टॉपिक करा दिए हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर 1 यानी पार्ट 1 होने वाला है। ऐसे ही मैं आपके लिए काफी पार्ट लेकर आऊंगा पॉलिटी क्वेश्चन के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर में मैं पॉलिटी के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल हुआ यहां से देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ऐसे वैसे एक भी क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं, ठीक है, जोन से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं वही क्वेश्चन मैं इस सेशन के अंदर कराने वाला हूं। और भी मैं पॉलिटी के काफ़ी सेशन लेकर आने वाला हूं तो उनमें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। कोई भी अदर एक्स्ट्रा बेकार क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला हूं। जो आपके एग्जाम में आएगा केवल वही क्वेश्चन लेकर आया हूं। यानी कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के आने की संभावना है उन्हीं पर हम बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारा रिपॉइंट क्लासेस का यही मतलब है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं और हम आपके लिए वो पढ़ाएं जो आपके एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके एग्जाम की रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और आपके एग्जाम की बेहद अच्छे तरीके से तैयारी कराते हैं जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड को भी शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और उन्हें भी बताएं रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स, लाइक एंड शेयर जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तो जल्दी से बताइए अगर आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, जो जो मैं आपसे इस सेशन में क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका आपके लिए आंसर कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए आंसर देना है। आंसर आप दोगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन और आंसर याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पर डबल आप स्टार बना लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आज के मैं इस सेशन में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम से अदर जाए। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा जो भारत का संसदीय ढांचा है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। किसके? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब ऐसा क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल जाए तो पहले आपके लिए क्या करने हैं? चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य वयस्क वोटरों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो लोकसभा के सदस्य वयस्क वोटरों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो केवल लोकसभा में पेश हो सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट सुनिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यकारी सदस्य है। बिल्कुल सही बात है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का कार्यकारी सदस्य होता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट बचा है, यही गलत होगा। और देखिएगा, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को, बिल्कुल गलत बात है, जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। केवल 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में, ना कि 4। ये बिल्कुल गलत
इसमें दिया गया है और हमारे क्वेश्चन में हमसे निम्नलिखित में से गलत कथन ही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बताइएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई है? तो किसके द्वारा शामिल हुई है? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची किस शामिल हुई है भारतीय संविधान में। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने एक नोट्स बनाया है, इसको भी आपको पढ़ना है। चलिए, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अभी मैंने आपके लिए बताया था, इसे गैर दल बदल अधिनियम भी कहते हैं। जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई है और उसे क्या कहते हैं? दल बदल अधिनियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय पारित हुआ। यह कब पारित हुआ? 1985 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा पारित हुआ। इसमें दल बदल नेताओं की संसद विधायक सदस्यता रद्द होने के प्रावधान हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये यहाँ पर पीपीटी द्वारा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, आपके लिए समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इस पर और थोड़ी सी मेहनत कर यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, ताकि आपके लिए ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये इसमें से कितने क्वेश्चन बन गए? देखो, 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसे गैर दल बदल अधिनियम भी कहते हैं। 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय इसे पारित किया गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसी में दल बदल नेताओं की सांसद विधायक सदस्यता रद्द करने के प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति, क्वेश्चन को आपको एग्जाम देने जब जाना है तो क्वेश्चन को सबसे पहले फोकस कीजिए क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए। अब इसमें क्या कहा है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम, ठीक है, और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी न्यूनतम आयु केवल और केवल 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु नहीं। ठीक है, अधिकतम आयु कोई नहीं होती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है, तो 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं होती है राष्ट्रपति के लिए। ऐसे ही मैंने हर क्वेश्चन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स पॉइंट बनाए हैं। भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यता, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके लिए कुछ योग्यता होती है बनने के लिए। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति को बनने के लिए, मैं अभी आपके लिए बता देता हूं। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1, राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा हो सकती है लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, इतनी योग्यताएं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? तो 1977 में। कब बैठी थी? 1977 में बैठी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में। चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनाया हुआ है मैंने, यहाँ भी इसे देखिएगा। जो 1947 में देश की स्वतंत्रता के 30 वर्ष बाद, ठीक है, 1977 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार हार का स्वाद चखा था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो 1977 में जाकर पहली बार हारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? ठीक है, तो किस संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 और खंड 2 में यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं।
क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 खंड 2 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। और इधर देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 भाग 2 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हुए हैं। मैटर नहीं करता है यहाँ पर कोई किसी भी जाति का हो, कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 15 और भाग 2 में यह कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 6 कहां लागू नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, बताइएगा भारतीय संविधान का भाग 6 कहां लागू नहीं है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, भारतीय संविधान का भाग 6 कहां लागू नहीं है? तो कहां पर लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में भाग 6 लागू नहीं है भारतीय संविधान का। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपके लिए बताना है कि भाग 6 में आखिरकार है क्या। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, जल्दी से बताइएगा भाग 6 में क्या है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? डबल स्टार कीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम में। जल्दी से बताइए किसकी आवश्यकता होती है? प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, या लोकसभा अध्यक्ष की, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन करना है, जल्दी से बताइएगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए आंसर देना है। अगर आपके लिए नहीं आता है तो मैं आपके लिए फिर बताऊंगा। जल्दी से बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष कौन है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये सभी के लिए पता होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए बताना है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो इसमें आंसर है किसी की भी नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राज्यपाल को हटा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इनमें से किसी की भी सहायता नहीं होती है, सलाह की जरूरत नहीं होती है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा इस क्वेश्चन का, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त कार्य करता है, इसकी कारण राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है तो यस सर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से बताइएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका फर्ज बनता है रिपॉइंट क्लासेस को सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करोगे? सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड के साथ इसको सेशन को शेयर करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो जल्दी से बताइएगा मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएगा मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन देखिएगा, इंदिरा गांधी, या मोरारजी देसाई, या राजीव गांधी, या बीपी सिंह। जल्दी से बताएगा मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई की सरकार ने नियुक्त किया। ठीक है, इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव था। कितना? मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई ने की सरकार में नियुक्त किया गया और इसमें ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डबल स्टार मार्क कीजिएगा इस पर। बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, किसी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स पॉलिटी से यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप एग्जाम आप किसकी तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एमटीएस में तो कम से कम 4 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाएंगे, और सीएचएसएल में ही ऐसा है 4 से 5। ऐसी सीजीएल में है 6-7 क्वेश्चन इसके पॉलिटी के आते ही हैं। यूपी पुलिस में भी कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, दिल्ली पुलिस में भी इसके पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी का बहुत अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जल्दी से बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं स्टूडेंट्स?
ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य अनिवार्य हैं। ठीक है, इतने सदस्य हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को समझिए। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि मणिपुर और गोवा इसके अपवाद हैं। अच्छा बताइएगा, मणिपुर और गोवा में कितने सदस्य हैं? इसका कमेंट बॉक्स में आपके लिए आंसर देना है। 3 क्वेश्चन अभी तक मैं आपसे पूछ चुका हूं। ठीक है, एक तो आपके लिए भाग 6 में बताना क्या है, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और तीसरा कि हमारे मणिपुर और गोवा में विधानसभा में कितने सदस्य हैं। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपके लिए बताना है। ये क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा या फिर आपके कमेंट में ही बता दूंगा इन क्वेश्चन का आंसर। अगर कमेंट में नहीं बताता हूं तो नेक्स्ट सेशन में मैं इनका आंसर आपके लिए जरूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, यूनाइटेड नेशंस में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डबल मार्क कीजिएगा स्टूडेंट्स। यूनाइटेड नेशंस में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते से किया गया है? जल्दी से बताइएगा। तो किस समझौते से किया गया है? डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन से किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है? भारतीय संविधान के किस भाग में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है? तो किस भाग में? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है? नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट्स। बताइएगा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने माइंड में रखना है। ये संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट को जानिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। भैया जब 6 माह का अंतराल है तो 12 माह का तो एक वर्ष होता है, तो 2 होने चाहिए ना, इसमें 2 सत्र तो होने चाहिए ना फिर। लेकिन क्या बात है इसमें, लेकिन साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साल में संसद के कितने सत्र होते हैं, तो साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। नंबर 2 मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। नंबर 3 शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? महाभियोग समझते हैं आप, क्या होता है महाभियोग और क्यों लगता है राष्ट्रपति पर? अभी बताऊंगा पूरे डिटेल से। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किससे संबंधित है? आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 61। ठीक है, जो राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधित है वो आर्टिकल 61 से संबंधित है। अच्छा बात करते हैं ये महाभियोग होता है क्या है और इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगे, ठीक है, तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। क्यों लगता है महाभियोग राष्ट्रपति पर? जब आर्टिकल 61 के तहत जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का, ठीक है, आरोप लगे तो तब महाभियोग लगाया जा सकता है। यह महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। जो ये महाभियोग होगा उसे लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन महाभियोग पेश करने के लिए सदन के कम से कम 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसे पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ पूरे डिटेल से ये क्वेश्चन समझा दिया है, आपके लिए समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर बताऊंगा। हर टाइम आपके साथ में खड़ा हूँ। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए 100% बताऊंगा अगर कोई भी डाउट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं?
क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अच्छा, बात करते हैं कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं जो दी गई हैं भारत के संविधान में। तो नंबर 1 क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत का कोई भी नागरिक अपने विचार रख सकता है, ठीक है, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, अपने विचार रखने के लिए वो स्वतंत्र है। नंबर 2 व्यवसाय की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक अपना व्यवसाय कर सकता है, यानी बिजनेस कर सकता है। नंबर 3 भारत के किसी भी भाग में आवास की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे भारत में कहीं भी आवास ले सकता है, यानी घर ले सकता है, यानी रहने की जगह ले सकता है। नंबर 4 भारत के किसी भी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकता है। नंबर 5 संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक अपना कोई भी ग्रुप बना सकता है, कम्युनिटी बना सकता है, कमेटी बना सकता है। नंबर 6 शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, स्टूडेंट्स भारत का कोई भी नागरिक अपनी सभा बना सकता है, सभा रख सकता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ पूरा ये क्वेश्चन आपके लिए डिटेल से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बताइएगा लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए पता होना चाहिए। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम है। क्या है? मलयालम है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा। चलिए बताइएगा संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? जल्दी से बताइएगा संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस में? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है। चलिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट को जानिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। संविधान संशोधन का किस में जिक्र है? कौन से आर्टिकल में? 368 आर्टिकल में जिक्र है संविधान संशोधन का। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, बात करते हैं इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़, संशोधित या निरस्त कर सकती है, ठीक है। 368 के अनुसार संविधान, ठीक है, संशोधन की किसी भी उसको जोड़ सकता है, संशोधित या निरस्त कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता है। तो पूरा कंप्लीट तरीके से समझ आया? कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा जल्दी से और पूछिएगा कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। देखो कहीं भी डाउट हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो आपके लिए पूरा बिल्कुल माइंड में घुस सकता हूँ, या फिर मेरे से भी कोई भी गलती हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इंसान ही है, हमसे भी कोई भी गलती हो सकती है। अगर कहीं भी डाउट लगता है तो जल्दी से पूछिएगा, ठीक है, उसका मैं आंसर दूंगा, उसको मैं, ठीक है, उसका आपके लिए फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइएगा, अगर कहीं भी आपके लिए नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे दोबारा से समझाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस सेशन के। बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है इन क्वेश्चंस पर, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी के। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सा है? मणिपुर राज्य है जो भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नहीं है। इसमें केवल और केवल पूछा था, ऑप्शन दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं सूची में नहीं है? तो कौन सा नहीं है भारतीय संविधान की 16वीं सूची में, ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं जो 16वीं सूची में हैं भारतीय संविधान के में? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। क्या आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है?
ये जो राज्य मैंने बताए हैं वो भारतीय संविधान के 16वीं सूची में हैं। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 16वीं सूची में कौन सा राज्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, मणिपुर नहीं है, क्योंकि मेघालय और मिजोरम त्रिपुरा तो हैं भैया 16वीं सूची में भारतीय संविधान के में हैं। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। तो कब आया था, 1972 में आया था। जो मेघालय राज्य अस्तित्व में 1972 में आया था। अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, 1972 से पहले मेघालय असम का एक भाग था। जो मेघालय था वो 1972 से पहले असम का ही एक भाग था, जो 21 जनवरी 1972 को गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय राज्य बन गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताइए। तो क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था वो भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। क्या था क्रिप्स मिशन का उद्देश्य, भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना था। स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके लिए कोई भी डाउट लगता है या कोई भी क्वेश्चन में समझने में परेशानी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हैं। रिपॉइंट क्लासेस नाम से ही इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी आ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी आ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी डाउट लगता है, कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है। तो किस में है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है। चलिए आगे बात करते हैं, बताइएगा संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फिर से आ गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए देना है। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। तो कौन सा संविधान संशोधन किसके द्वारा जोड़े गए थे, जल्दी से बताइएगा। तो 42वें, ठीक है, कौन से संशोधन के तहत, 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। चलिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट को जानिएगा स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइएगा भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जा सकते हैं। चलिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखिएगा, लोकसभा के में कुल सदस्य 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं जिनका साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हो। वो इसमें
ऐड किए जा सकते हैं, मनोनीत किए जा सकते हैं, जिनका साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हो। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। बताइएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन डी चौथी अनुसूची में है सीटों का आवंटन संविधान की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे देश के पहले प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें भी याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अच्छा एकता परिषद का कौन होता है अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए बात करते हैं। बताएगा केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएगा दिल्ली को एनसीटी राष्ट्र यानी एनसीटी का मतलब है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? तो किस संशोधन में बनाया गया था राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश? ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय आंसर है, इसका राइट आंसर है 69वां संशोधन। क्या होगा इसका राइट आंसर? 69वें संशोधन में बनाया गया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। ठीक है, संविधान के किस संशोधन? 69वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अच्छा इधर देखिएगा 69वां संशोधन संविधान संशोधन 1991 में, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन किसने बताया? तो किसने बताया था? ये अब्राहम लिंकन ने बताया था। अच्छा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट को देखिएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन थे अब्राहम लिंकन? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये आपके लिए याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था, इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? तो कौन से 42वें संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था। अच्छा देखिएगा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद 3 शब्द अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको जरूर याद रखना है आपको। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये आपके लिए हर हालत में याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए पता होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 110 में है, यानी अनुच्छेद 110 में है। अच्छा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, वे विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित नियमों पर आधारित होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो बताएगा भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये सभी के लिए पता होना चाहिए। भारतीय झंडे की बात है, आखिरकार हमारे देश की शान की बात है, तो ये क्वेश्चन तो सभी के लिए पता होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। कितना? 3:2 होता है। अच्छा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का झंडा तिरंगा है जिसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया, बीच का सफेद और नीचे वाली का हरा होता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स आपसे मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा जो हमारा भारत का तिरंगा है उसका कौन सा कलर होता है? ठीक है, 3 कलर होते हैं उसमें। सबसे फर्स्ट जो कलर होता है, सबसे फर्स्ट पट्टी में जो कलर होता है वो केसरिया, सेकंड पट्टी में जो होता है सफेद होता है, और थर्ड पट्टी में जो होता है कौन सा होता है? हरा होता है। तो इन तीनों कलर का मतलब क्या है ये आपके लिए बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। केसरिया रंग का क्या मतलब है? जो हमारे भारतीय झंडे में होता है
सफेद रंग का क्या मतलब है, यानी क्या प्रतीक है, ये आपके लिए बताना है। और हरे रंग का क्या प्रतीक है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताइएगा अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जल्दी से बताइएगा अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1955 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अनिवार्य जो वस्तु अधिनियम है वो 1955 में पारित हुआ, जिसमें लोगों को अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्य अनाज, ठीक है, खाद्य अनाज, खाद्य तेल, दालें, केरोसिन और चीनी आदि देना सुनिश्चित किया जाता है। तो ये किसमें है, 1955 में, ठीक है, अधिनियम 1955 में ये पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज के सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, घबराइए मत, इसके आगे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बताइएगा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन के बाद 11वां मौलिक अधिकार संशोधन जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट देखिएगा इंपोर्टेंट, जो भारतीय संविधान में 10 मौलिक अधिकार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए, और 11वां संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइएगा आज का कैसा लगा है सेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सेशन में कराए थे आपके लिए, और जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जल्दी से बताइएगा कैसा लगा स्टूडेंट सेशन। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब के चैनल को सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।